तो आज फिर से मॉडर्न फिजिक्स के जे एडवांस के क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। तो आज 2016-17 के क्वेश्चंस करेंगे, देखते हैं कितने होते हैं तो करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है जे एडवांस 2016 का सामने दिख रहा है। मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकता है। तो कह रहा है द हाईली एक्साइटेड स्टेट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स ऑल्सो कॉल्ड रेडबर्ग स्टेट्स विद न्यूक्लियर चार्ज Z are defined by their principal quantum number n where n is greater than 1. Which of the following is are true? तो ठीक है, चेक करना बस हमें। The relative change in radius of two consecutive orbitals does not depend on z. Okay. Relative change क्या होता है? किसी भी चीज़ का रिलेटिव चेंज होता है डेल्टा अपॉन में उसका इनिशियल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स मतलब रेडियस कह रहा है। रिलेटिव चेंज ऑफ रेडियस ऑफ कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स डज नॉट डिपेंड ऑन z। तो ये चेक करना है। तो मान लेते हो मेरा एक वो है, क्या कहते हैं, n की वैल्यू 1 है और एक n की वैल्यू n+1 है, और हमें इतना पता है कि r प्रोपोर्शनल टू n² होता है। तो रिलेटिव चेंज में फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो इसका स्क्वायर डेल्टा निकालना, दिस माइनस दिस करेंगे ना, n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर अपॉन में इनिशियल का स्क्वायर, जो इनिशियल था n²। ये कितना होगा? n² + 2n+1 माइनस n² बाई में n²। ये से ये कटा तो 2n+1 बाई में n²। यहाँ 1 को इग्नोर कर दो क्योंकि हमें बस चेक करना है। तो ये आ रहा है 2/n, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है और ये z पे कहीं पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, फर्स्ट हमारा ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? रिलेटिव चेंज इन रेडियस ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑर्बिटल्स वेरीज एज 1/n। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ये 1/n के प्रोपोर्शनल में तो आ रहा है। अगर मैं 1 को इग्नोर कर दूँ तो n से n² से कट गया, तो रेडियस ऑफ प्रोपोर्शनल टू 1/n आ रहा है। सी ऑप्शन पे चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है? रिलेटिव चेंज इन द एनर्जी ऑफ टू कंसेक्यूटिव एनर्जी। अब देखो यार, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी 13-13.6 इंटू z²/n² होती है टोटल एनर्जी। तो मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/n²। ठीक है, तो इसका भी रिलेटिव चेंज निकालना, मतलब डेल्टा E/E, मतलब 1/n+1 का होल स्क्वायर माइनस 1/n² अपॉन में इनिशियल 1/n²। इसे आप सोल्व करोगे तो सोल्व करके देखते हैं। तो ये आएगा, इस एलसीएम लो इसका, तो ये आ जाएगा n² माइनस n+1 का होल स्क्वायर बाई में n इंटू n+1 का होल स्क्वायर, n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई में 1 माइनस n²। तो ये आ गया हमारे पास, इसे लिख सकते हैं हम n² माइनस n² माइनस 1 प्लस माइनस 2n डिवाइडेड बाई n+1 का होल स्क्वायर। तो ये से ये कटा तो ये आएगा -2n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n+1 का होल स्क्वायर। ये 1 को इग्नोर कर दो, 1 को इग्नोर कर दो, तो -2n/n², मतलब ये भी आ रहा है -2/n, मतलब एनर्जी भी आ रही है 1/n के प्रोपोर्शनल, E प्रोपोर्शनल टू 1/n। और यहाँ क्या कह रहा है? 1/n³। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। एनर्जी, अब एंगुलर मोमेंटम कह रहा है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? NH/2π बराबर mvr। mvr क्या होता है? हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, बट हमें रिलेटिव निकालना, तो रिलेटिव के लिए भी हमें चेक करना पड़ेगा ना, रिलेटिव के लिए भी। तो रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम 1/n के वेरी कर रहा है, तो n+1 माइनस n अपॉन में n के प्रोपोर्शनल है ना, तो l डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। तो ये 1/n की वेरी कर रहा है, और यहाँ क्या लिखा है? 1/n। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, बस ये सी ऑप्शन गलत। तो आओ चेक करते हैं आंसर। ये देखो, ये 3 ऑप्शन करेक्ट थे। तो आओ नेक्स्ट 2016 के क्वेश्चन पे चलें। 16 को करेंगे आज हम, ठीक है। आओ, ये इतना इजी क्वेश्चन आपको दिख रहा है जे एडवांस का, इतना इजी कैसे आ गया क्वेश्चन? क्या कह रहा है? एक हाइड्रोजन एटम है इन इट्स ग्राउंड स्टेट, जिसने हमें वेवलेंथ दी 970 एंगस्ट्रॉम। ये कह रहा है Hc की वैल्यू इतनी ले लो, एक सेकेंड, ये कह रहा है Hc की वैल्यू इतनी ले लो, Hc बराबर 1.237
इंटू 10⁻⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीटर EVM विद ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी एज इतना है, ये तो पता ही है। देन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालनी है हमें। बताओ स्पेक्ट्रल लाइंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये लैम्डा हमारा कितनी एनर्जी पैदा कर देगा। तो E बराबर hc बाई लैम्डा, मतलब 1.237 इंटू 10⁻⁻6। EVM है तो इसको जूल में चेंज कर देते हैं। इसे जूल में, चलो जूल में नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दो, क्योंकि हमें एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कौन सी वैल्यू से जा रहा है, मतलब n बराबर 0 से कहाँ जा रहा है। तो इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहने दो। डिवाइडेड बाई लैम्डा को मीटर में चेंज करो तो 970 इंटू 10⁻⁻10, ये जाएगा 1.237 इंटू 10⁻4 बाई में 970। इसे कैलकुलेटर से अप्रोक्स करोगे तो आएगा 12.75 इलेक्ट्रॉन। मैंने करके देखा तो ये आया। इस एनर्जी का मतलब है n बराबर 1 से n बराबर 4 जा रहा है, ये याद होना चाहिए। तो याद ही रहता है, आजकल इतने सम करने के बाद याद हो जाता है। अब हमारे पास ये आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 अपॉन में n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन में 2। n2 है 4 तो 4 माइनस 1 बाई में 4 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 3। ये क्या हो गया 3 4 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। तो मेरा आंसर आ रहा है 6 स्पेक्ट्रल लाइंस होगी। आओ आंसर भर के देखते हैं। ये 6 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ ऑफ कोर्स ये इतना इजी क्वेश्चन था, JEE 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, ये मुझे शायद न्यूक्लियर डिके का दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन को भी फटाफट करते हैं। और इसको भी फटाफट करते हैं, एक सेकेंड। ओके, ये कह रहे हैं द आइसोटोप दिस द आइसोटोप ऑफ बोरॉन 5 कार्बन। 2 सेकेंड लिख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, द आइसोटोप ऑफ 12 बोरॉन हैविंग मास दिस अंडरगोज बीटा डिके टू दिस हैज एन एक्साइटेड स्टेट of the nucleus at 4.4041 mega electron above its ground state. If beta 12 beta decays to 12 carbon plus, the maximum kinetic energy of beta particle in units of MeV is। इतना आसान क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहे हैं, आइसोटोप है 12 बोरोन 5, ये हो रहा है हमारा डिके डायरेक्ट 12 कार्बन स्टार पे, मतलब और ये बीटा डिके कर रहे हैं तो -1 0, ये है बीटा पार्टिकल। तो ये क्या कह रहा है कि जो इसके पास एनर्जी है 4.041 है अबव द ग्राउंड स्टेट, मतलब ये डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट नहीं है, एक्साइटेड स्टेट पे ही एमिट हो रहा है और इसकी एनर्जी इस दौरान इतनी है डिके होने के बाद। तो ये कह रहा है बाकी जो इसकी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी है कितनी होगी। तो बताओ यार, जब डिके होगा मतलब मास डिफेक्ट, टोटल एनर्जी डिके के दौरान कितनी जनरेट हुई होगी यार। ई क्या होते हैं टोटल, डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, उसमें से जितनी एनर्जी है इस टोटल में से इतनी माइनस कर दो तो इसकी आ जाएगी। तो पहले ये निकाले थे, मास डिफेक्ट के लिए हमें डाटा दे रखा है क्वेश्चन में। सी स्क्वायर को ले लो 935 अरे यार क्या हो रहा है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या कह रहा है, कार्बन बोरोन इसका मास क्या दे रखा है 12 बोरोन का मास दे रखा है 12.014, ठीक है। और 12 कार्बन में डिके हो रहा था, इसका मास डिफेक्ट कितना हो गया 12.014 माइनस 12, इतना ही बचा। यहाँ पे 12, यहाँ पे इतना कुछ, इंटू सी स्क्वायर 931.5। कैलकुलेशन करेंगे तो एनर्जी हमारी आ जाएगी 13.041 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये एनर्जी थी टोटल, इसमें से इतनी एनर्जी इस कार्बन के पास एक्साइटेड स्टेट में है, तो बाकी भी एनर्जी बीटा पार्टिकल के पास एज ए काइनेटिक एनर्जी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर 13.041 माइनस 4.041, साफ साफ दिख रहा है 9 इज द आंसर। और हमसे यही पूछा था, तो करेक्ट आंसर इज 9। ओके, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है, द एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर लेबोरेटरी रिजल्टेड इन डिपोजिशन ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल जिसकी हाफ लाइफ है 18 डेज। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन। इनसाइड द लेबोरेटरी टेस्ट रिवील्ड दैट द रेडिएशन वाज 64 मोर देन द परमिसिबल लेवल required for safe operation of the laboratory. What is the minimum number of days after which laboratory can be considered safe for use? ये भी मेंस लेवल का सवाल है। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऐसा रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके हुआ लेबोरेटरी में जिसकी हाफ लाइफ थी 18 दिन, जो उसका सेफ लेवल था ना वो उससे 64 टाइम्स उससे ज़्यादा था। मतलब इस लाइन का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है, इट वाज रेडिएशन जो उस समय हो रही थी वो 64 टाइम्स मोर देन परमिसिबल लेवल्स रिक्वायर्ड सेफ फॉर ऑपरेटिंग। मान लेते हैं कि जो उसका परमिसिबल लेवल है वो एन नोट है जहाँ पे वो सेफ है, बट ये कह रहा है कि वो रेडियो एक्टिव डिके हुआ तो इस परमिसिबल लेवल से सेफ लेवल से वो 64 टाइम्स था, मतलब वो 64 एन नोट था इनिशियल में। ठीक है, और ये पूछ रहे कि कितने दिन लगेंगे कि हम लेबोरेटरी में सेफ काम कर सकते हैं, मतलब कितने टाइम में इतना चीज इतने में वापस कन्वर्ट हो जाएगी, और हमें टी हाफ दे रखा है 13 डेज। तो हमें सबसे पता है कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ का होता है ए नोट अपॉन में 2 की पावर एन। अब एन क्या होता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो 64 एन नोट है और हमें ए नोट लाना है, तो कितना होगा कि एक हाफ लाइफ में कितना होगा इसका आधा 32 एन नोट, फिर 32 एन नोट से कितना होगा 16 एन नोट, फिर 16 एन नोट से कितना होगा 8 एन नोट, फिर 8 एन नोट से कितना होगा 4 एन नोट, फिर 4 एन नोट से होगा 2 एन नोट, फिर 2 एन नोट से होगा एन नोट। तो कितनी हाफ लाइफ हुई 1 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे आएगा ए नोट अपॉन में 2 की पावर 6, मतलब हमें मेन तो 6 हाफ लाइफ लगेगी और यहाँ पे टाइम ही पूछा है 6 half life from 64 times permissible value to safe permissible value। तो 64 टाइम से सेफ तक जाने के लिए 6 हाफ लाइफ और एक हाफ लाइफ है 18 डेज की, तो कितना टाइम लग गया 18 इंटू 6 मतलब 108 दिन। और 108 ऑप्शन में भी है, ये रहा 108 ऑप्शन में, ये लो करेक्ट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और इसे पढ़ते हैं धीरे, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ जेड प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट ए स्फेरिकल न्यूक्लियस ऑफ रेडियस आर गिवन बाय दिस प्राणा दिमकाना। द मेजर्ड मासेस ऑफ द न्यूट्रॉन दिस आर दिस एंड दिस एंड दिस। डाटा से लग रहा है कैलकुलेशन बहुत है। गिवन दैट द रेडियस ऑफ बोथ दिस एंड दिस आर सेम, ओके रेडियस इन दोनों एटम की सेम दे रखी है, 1 यू की वैल्यू वही सी स्क्वायर दे रखा है, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये दे रखी है, फर्मी मीटर। Assuming the difference between the binding energies of this and this is purely due to this electrostatic energy, then the radius of either of the nuclei is, okay। सवाल बड़ा जबरदस्त, क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ जेड प्रोटॉन्स है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फेरिकल न्यूक्लियस में, जिसकी वैल्यू दे रखे ई बराबर 3/5 इंटू जेड माइनस 1 इंटू ई स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सबसे पहले सवाल को स्टार्ट कहाँ से करें, ये क्या कह रहा है, जो क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो बैलेंस कर रही है उसको, क्या कह रहा है, electrostatic of energy of Z protons distributed along spherical nucleus of radius are given by this measured masses given that radius of both are same, assuming the difference between binding energy, हाँ ये आई लाइन, assuming the difference between the binding energy of this and this is purely due to binding energy की एनर्जी किसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से, तो हम दोनों को बराबर लिख सकते हैं, मतलब दोनों की पहले बाइंडिंग एनर्जी निकाल लेते हैं, नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन ये क्या होगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या होगा, मास ऑफ नाइट्रोजन में क्या क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये हो गया मास ऑफ पूरा
माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इंटू में सी स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन्स नाइट्रोजन में होते हैं 7 प्रोटॉन्स, प्लस यहाँ पे होता है ये एटॉमिक नंबर कितना हो गया इसका 14, नहीं एटॉमिक मास क्या दे रखे हैं इन्होंने 15 दे रखे, 15 दे रखे, तो 15 माइनस 7 8 प्लस 8 न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू में सी स्क्वायर। इन्होंने 15 7 n दे रखा है तो इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। ठीक है, अब मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.00, एक सेकेंड, द मास ऑफ न्यूट्रॉन वैल्यू दे रखी है शायद इसकी, ऐसे हम इधर ही छोड़ देते हैं, आगे साफ पेज पे लिखते हैं। हमने बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन क्या निकाली, ये है 7 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 8 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू में सी स्क्वायर। सेम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन क्या दे रखा है 15O8, तो इसमें क्या आएगा 8 प्रोटॉन है प्लस 7 इसमें न्यूट्रॉन आ जाएंगे माइनस मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू में सी स्क्वायर, ये आ गई। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कैन, ये यहाँ पे डिफरेंस क्या रखा है ना, डिफरेंस बिटवीन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस एंड दिस, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी का डिफरेंस निकालना है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन माइनस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 7 में से 8 गया तो माइनस MP, 8 में से 7 गया प्लस Mn मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नाइट्रोजन प्लस O2 माइनस मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस मास ऑफ O2 इंटू सी स्क्वायर, ये हो गया हमारी टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अब वैल्यू पुट करो, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में -1.007825 प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन की वैल्यू दे रखी है 1.008665 प्लस 15.003065 है हमारा ऑक्सीजन का मास माइनस नाइट्रोजन का मास है 15.00109। ये क्वेश्चन में सारी वैल्यू दे रखी है, टेंशन नहीं लेना। ओके, आगे इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा इंटू में सी स्क्वायर कितना है 931.5, इसे मैंने कैलकुलेटर में गुना किया था, ये आ रहा था मेरा 3.5387 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये थी हमारी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्या थी ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, और ये किसके बराबर रखनी थी हमें, इस एक्सप्रेशन के बराबर जो गंदी सी एक्सप्रेशन दे रखी थी, उसमें वैल्यू पुट कर दी आपको। अब जेड की ये क्या दे रखा था 3/5 जेड इंटू में जेड -1 ई स्क्वायर अपॉन में 4πε0 r, ये डिफरेंस इसके बराबर कर रहा था क्वेश्चन ने, कह रहा था डिफरेंस बराबर है। अब z की वैल्यू पुट क्या होगी 8, ऑक्सीजन के लिए निकाल लेना, किसी भी रेडियस के लिए निकालना है तो कोई भी पुट कर दो। अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 8 तो ये हो जाएगा 8 - 1 7 इंटू में ई स्क्वायर फोन में 4πε0 इंटू में r निकालना है, रेडियस r वेरिएबल है यहाँ पे मेरा, इंटू में 3/5 बराबर 3.5387। अब r को रख के बाकी सारा उधर भेज दो, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें ई स्क्वायर अपॉन में 4πε0 की वैल्यू क्या है 1.44, तो 3/5 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 1.44 डिवाइडेड बाई r बराबर 3.5387। सोल्व करोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी फरवी में 3.42। ये इसका क्या है करेक्ट आंसर, सॉल्व करके देख लेना, कंसेप्ट ये है। तो 3.42 मेरा आया था आंसर जब मैंने सॉल्व किया था खुद से, 3.42 एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब 2017 के आएंगे एडवांस के, तो एक और इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, ये तो मैंने किया भी नहीं था, अभी आपके सामने करेंगे, बहुत आसान सा लग रहा है। क्वेश्चन क्या है देखो, an electron in a hydrogen atom this undergoes transition from orbit quantum number ni to another quantum number nf
Vi and Vf are respectively initial and final potential energies of the electron. If Vi by Vf बराबर 6.25, the smallest value of NF is. क्या मजाक कर रहे हैं यार, ये क्या कह रहे हैं ये? Vi Vf इनिशियल और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपको एक रिलेशन पता है कि मोड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 बराबर टोटल एनर्जी। ये सबका मोड ले रहा हूँ मैं, नेगेटिव नहीं। तो टोटल एनर्जी हमारी होती है 1/n² के प्रोपोर्शनल। तो हमारी काइनेटिक वो क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी हो जाएगी, मतलब वो भी कहीं ना कहीं n² के प्रोपोर्शनल है। तो u प्रोपोर्शनल टू 1/n²। हमें UI इसको V कह रखा है, Vi by Vf की रेशियो दे रखी है हमें 6.25। Vi by Vf पर मतलब n2/n1 का होल स्क्वायर बराबर 6.25 दे रखा है। वहाँ लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 2.5। तो n2 बराबर n1 इंटू 2.5। हमें किसकी वैल्यू पूछिए, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछिए। इसे NF कह रखा है, इसे NI कह रखा है। तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू एक इंटीजर होगी। तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कब होगी, जब 1 तो पुट नहीं कर सकता। अगर 1 पुट करूंगा तो NF की वैल्यू 2.5 आ जाएगी, जो कि इंटीजर नहीं होती। n तो हमेशा इंटीजर। तो NI को जब 2 रखूंगा तो इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगी, 5। तो 5 इसका करेक्ट आंसर है। इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। इतना इजी क्वेश्चन था। लॉजिक करेक्ट आंसर इज 5। आगे चलते हैं। एक और डीके का क्वेश्चन, अच्छा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, ये भी नहीं किया मैंने शायद। अजीब सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं, आप दिखाता हूँ आपको। क्या कह रहा है, 131 आयोडीन का आइसोटोप ऑफ आयोडीन दैट बीटा डिकेज टू एन आइसोटोप ऑफ जेनोन विद हाफ लाइफ ऑफ दिस। एक तो इतने बड़े क्वेश्चन होते हैं, नींद आती है इनको पढ़ते हुए। A small amount of serum is labeled with this iodine injected to blood of a person. The activity amount of this was इतना, initially यही होगा। It is known that the injected serum will get returned distributed uniformly in the bloodstream in less than half an hour. अच्छा, after इतना time 2.5 ml of blood is drawn from the person's body and gives the activity of इतनी becquerel. The total volume of blood in the person's body in liters is approximately. You may use e की power x approximately equals to 1/x for mod x less than very 1 and log ln2 की वैल्यू 0.7। वाहियात क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आया, बट कुछ तो समझ आया। ये क्या कह रहे हैं कि एक आइसोटोप है आयोडीन का, ठीक है, उसकी हाफ लाइफ है 8 डेज, ठीक है। उसको इंजेक्ट किया गया बॉडी में और इनिशियल एक्टिविटी थी उसकी 2.4 इंटू, मतलब इसकी इनिशियल एक्टिविटी कितनी थी, 2.4 इंटू 10 की पावर 5 बैक्यूरल BQ, ठीक है। एक्टिविटी क्या होता है हमारे पास, इतना पता है, लैम्डा n होता है, ठीक है। और एक और एक्सप्रेशन पता है, जैसे कि A बराबर A0, एक्टिविटी एट एनी टाइम t बराबर A0 इंटू e की पावर माइनस क्या होता है, लैम्डा t। ये एक्सप्रेशन भी पता है, ये भी पता है, ठीक है। ये हमें a की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वैल्यू दे रखी है 2.4 इंटू 10 की पावर 5 बैक्यूरल, और टाइम t कितने घंटे बाद कह रहा है, 11.5 आवर्स के बाद। तो एक बार इसे लगा के देखते हैं। a बराबर A0 इनिशियल कितनी थी, 2.4 इंटू 10 की पावर 5, e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टाइम कितना है, 11.5 आवर्स। लैम्डा को हम टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर ln2/t हाफ होता है। ये केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में, और यहाँ भी पढ़ते हैं। लैम्डा क्या होता है, ln2/t हाफ। तो 2.4 इंटू 10 की पावर 5 e की पावर माइनस ln2 पाई में t हाफ कितना है, 8 डेज। दिन में चेंज कर दो तो 24, घंटों में चेंज कर दो तो 24 इंटू 8 क्या हो गया, 32, 8 दूनी 16, 192। ये हो गया 192 इंटू में t 11.5, ln2 की वैल्यू 0.7 इंटू में 11.5 डिवाइडेड बाय, इसे 24 इंटू 8 लिख देते, वरना काटने में मुश्किल होगी। तो 8 इंटू 24, इसको मल्टीप्लाई करते हैं
11.5 और क्या है 0.7, ये हो गया 7 5 35, 3 कैरी, 7 1 7 2 10 7 8 इंटू में 0 0 0 डिवाइडेड बाई 508, ये हो गया 8.05। मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं 8 ले सकता हूँ, क्योंकि इतनी तो अप्रोक्स 8 लूँगा तो नीचे वाला 8 धड़ 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 कट रहा है। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया 2.4 इंटू 10 की पावर 5 ई की पावर -1/24। ओके भाई साहब, इतना आ गया। अब इन्होंने शायद एक एक्सप्रेशन दिया था ई की पावर एक्स को आप अप्रोक्सीमेटली 1 + x लिख लो जब एक्स आपका बहुत बहुत छोटा हो 1 से, और मेरा 1/24 भी मेरे को दिख रहा है बहुत 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 छोटा है, क्योंकि इन्होंने दिया था तो देखो यूज हो गया। ई की पावर -24 मतलब ई की पावर एक्स, तो मैं ये लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा इसे, या फिर मेरा एक्स नेगेटिव है तो मैं लिखूंगा 1 - x। तो मेरी ए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास क्या था 2.4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू में 1 - 1/24 मतलब 23/24। तो 2.4 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 23/24, ये 10 से कटा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 23 इंटू 10 की पावर 4 बेकेरल। ये आ गई मेरी टोटल एक्टिविटी आफ्टर 11.5 आवर्स। और ये कह रहा है इतने टाइम के बाद ये टोटल वॉल्यूम आई है, क्योंकि इन्होंने कहा था जब ये इंजेक्ट किया तो ये यूनिफॉर्मली ब्लड स्ट्रीम में फैल गया। तो ये मेरी टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड में इतनी एक्टिविटी आ गई। और ये कह रहे इतने ही टाइम बाद 2.5 ml ऑफ ब्लड में एक्टिविटी कितनी दिख रही थी इनको 1.15। अब एक बात बताओ, एक्टिविटी टोटल वॉल्यूम में इतने घंटे बाद भी इतनी है तो, और यूनिफॉर्मली है, तो हम रिलेट कर सकते हैं एक्टिविटी इन 2.5 अपॉन में वॉल्यूम। एक्टिविटी 2.5 ml में कितनी थी 115, और वॉल्यूम कितना लिया था इन्होंने 2.5, और इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 की पावर -3, और टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना है v मान लेते हैं, और उसमें टोटल एक्टिविटी कितनी आ रही है 23 इंटू 10 की पावर 4। तो 115v बराबर 23 इंटू 25 2.5 इंटू 1 सेकेंड 2.5 ml लिया ना इन्होंने, ml को लीटर में, हाँ ठीक है। 2.5 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 3 मतलब 10। तो 23 इंटू 25 अपॉन में 115 बराबर वॉल्यूम, ये आया 25 5 जा और 25 23 जा, तो वॉल्यूम क्या आ रहा है मेरा 5 लीटर। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आओ देखते हैं 5 लीटर 1 2 3 4 5। यस इंडीड भाई आजा, यस इट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन दिख रहा है। कह रहा रेडियो एक्टिव डिके चैन में थोरियम है, ये भी नहीं किया, 232 थोरियम ऑफ 90 डिकेज इनटू 212 लेड 82 प्लस एन अल्फा, पता नहीं कितने बने हैं अल्फा पार्टिकल, इसे एन अल्फा कहते हैं, और अल्फा 42 प्लस एन बीटा बने हैं, और बीटा की क्या होती है -1 0। तो कह रहे हैं एन अल्फा और एन बीटा कितने कितने होंगे, मल्टीपल करेक्ट करके बना दिया। तो ऊपर वाले कंपेयर करो, नीचे वाले कर दो। ऊपर वाले करेंगे 232 बराबर 2112 प्लस एन अल्फा टाइम्स इंटू 4 इन अल्फा टाइम्स इंटू 4 प्लस ये तो होता है माइनस एन बीटा। यहाँ पे क्या होता है, एक सेकेंड, अरे ये होता है 0 - 1 प्लस 0। तो एन अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, इसे माइनस करेंगे तो आएगा 20/4 मतलब एन अल्फा आ रहा है 5। तो एक ऑप्शन तो मेरा ये हो गया, एन अल्फा बराबर 5। अगला नीचे वाला कर रहे हो तो 90 बराबर 82 प्लस एन अल्फा की वैल्यू आ गई तो 5, तो 5 2 जा 10 माइनस ऑफ एन बीटा, ये क्या हो गया 90 बराबर 82 सॉरी, ये हो गया 8 में से यहाँ पे हो गया 8 में से 10 गया -2 बराबर माइनस एन बीटा, तो एन बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2, एन बीटा की वैल्यू आ गई 2। तो ये दोनों होने चाहिए करेक्ट आंसर। यस ये भी ठीक सवाल है हमारा। 2018 के अभी नहीं करने, तो अभी 2017 तक के करते हैं।
ये हमारे मॉडर्न फिजिक्स पार्ट 1, ये हमने सिर्फ एटम और न्यूक्लियाई के 2017 के एडवांस करे। अगले सेशन में हम या तो रेडियो एक्टिव डिके के 2016-17 करेंगे या फिर दोनों के मिक्स 17 भी करेंगे 18 भी करेंगे और जितने हो सकते करेंगे। ये लंबा लेक्चर हो गया, तो बाय।